नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में गंगा नदी तंत्र और पंचप्रयाग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं आगे बढ़ाते हुए। पंचप्रयाग को हम एक बार पुनः फिर से आपको समझाते हैं और आज हम पूरा गंगा नदी तंत्र कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम क्या है, सतोपंथ पर्वत। क्योंकि अगर भारत का मैप बना के हम आपको बताएंगे, उसमें दर्शाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है भारत के मैप में बनाने के बाद यहाँ पर चीज़ें हम पूरी अच्छे तरीके से डिराइव नहीं कर पाएंगे और आप शायद उन चीज़ों को समझ भी ना पाएँ। यहाँ पर आप एक बार हमारे अकॉर्डिंग समझते चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक पर्वत है यहाँ पर और इस पर्वत का नाम क्या है, सतोपंथ पर्वत। इस पर्वत का नाम है सतोपंथ पर्वत। और ये पर्वत किस राज्य में पड़ेगा, ये पर्वत पड़ेगा उत्तराखंड में। और इस पर्वत से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है विष्णु गंगा और दूसरी है धौली गंगा। एक नदी है विष्णु गंगा, एक नदी है विष्णु गंगा नदी और दूसरी है धौली गंगा नदी। विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी, ये जो दोनों नदियां हैं निकलती कहाँ से हैं, निकलती हैं सतोपंथ पर्वत से। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करते हैं और इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। इस प्रयाग का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद ये नदियाँ एक धारा होकर बहने लगती हैं और आगे इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा नदी की उत्पत्ति किन नदियों के मिलने से होती है, तो हम कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी की उत्पत्ति विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों के मिलने से होती है। और जब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो एक नदी पूर्वी तट से आती है और यहाँ पर मिलती है, नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। और ये जो नंदाकिनी नदी है अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से, वहाँ पर जो दूसरा प्रयाग है वह है नंद प्रयाग। यहाँ पर दूसरा प्रयाग होगा नंद प्रयाग। तीसरी नदी भी पूर्वी क्षेत्र से ही आती है और इसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी। और यहाँ पर जो प्रयाग है उसका नाम है कर्ण प्रयाग। और जो चौथा प्रयाग है वो पश्चिम से आने वाली एक नदी के मिलने से निर्मित होता है। और ये नदी कौन सी है, नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। और ये जो मंदाकिनी नदी है अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक चौथा प्रयाग है जिसका नाम है रुद्र प्रयाग। एक चौथा प्रयाग स्थित है जिसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और लास्ट में हमारा जो पांचवा और अंतिम प्रयाग है उसके बारे में हम देखते हैं। उत्तराखंड में एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है गंगोत्री हिमनद। इस हिमनद का नाम क्या है, गंगोत्री हिमनद। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। ये जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है भागीरथी नदी। और ये जो भागीरथी नदी है इसी को हम गंगा नदी भी कहते हैं, गंगा नदी। और ये नदी जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो यहाँ पर पांचवा और अंतिम प्रयाग का निर्माण करती है जिसका नाम है देव प्रयाग। इसका नाम क्या है, देव प्रयाग। और इसी नदी की एक सहायक नदी है
जिसका नाम है भेलंगना नदी, या इसी को हम कहते हैं भेल गंगा नदी, भेलंगना नदी या भेल गंगा नदी। और इन दोनों नदियों के मिलने पर जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है। आप इनसे परिचित होंगे इस बांध के नाम से, जिसका नाम है टिहरी बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में किस नदी पर है, गंगा नदी या भागीरथी नदी। और इसी नदी पर एक बांध और बनाया गया है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध, जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। और कोटेश्वर बांध भी किस राज्य में पड़ेगा, ये भी पड़ेगा उत्तराखंड में। और यहाँ से देवप्रयाग के बाद जब अलकनंदा नदी आगे मिलती है तो इसी नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी। और यहाँ पर जो हमारा राज्य है वो राज्य कौन सा होगा, ये राज्य है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर ये राज्य हमारा कौन सा होगा, ये राज्य होगा उत्तराखंड। यहाँ पर आपको जो भी संरचनाएं दिख रही हैं ये पूरी की पूरी, ये सभी किस राज्य में होंगी, उत्तराखंड में होंगी। और यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमको जो राज्य मिलता है वो है अपना उत्तर प्रदेश। ये कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश है। और यहाँ से जब हम आगे उत्तर प्रदेश में नदी प्रवेश करती है तो कुमायूं हिमालय से आने वाली एक नदी है। हिमालय का जो भाग उत्तराखंड में है कुमायूं क्षेत्र में, इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। और ये जो कुमायूं हिमालय है यहाँ से एक नदी निकलती है और ये आकर कन्नौज क्षेत्र में मिलती है, ये आकर कन्नौज में मिलती है। और इस नदी का नाम है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। हमने आपको पिछली क्लास में मैदान के बारे में जब बताया था, यहाँ पर आपको बताया था कि वहाँ पर गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान को हमने दो भागों में बांटा था। एक था रोहेलखंड का मैदान और दूसरा था अवध का मैदान। तो यही वो रोहेलखंड का मैदान है जहाँ पर रामगंगा नदी और गंगा नदी के द्वारा निर्मित ये मैदान है। गंगा नदी और रामगंगा नदी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैदान निर्मित किया गया है उस मैदान को हम कहते हैं रोहेलखंड का मैदान। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे जब, तो गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, पहली रामगंगा नदी, और मिलती कहाँ पर है, कन्नौज में। और कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र के लिए। और यहाँ पर इत्र के साथ साथ किसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है, आलू। इत्र और आलू का उत्पादन यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, आप बताइएगा कमेंट करके कि गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे पहले एंट्री करती है। गंगा और यमुना नदियाँ उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करते हैं। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है पीलीभीत। और पीलीभीत ज़िले में एक झील है और इस झील का नाम है फुल्हर झील। दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, फुल्हर झील। और इस फुल्हर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, जिसका नाम क्या है, गोमती नदी। और जो गोमती नदी से सवाल पूछा गया है, गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है, गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र ना होकर पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका उद्गम स्थल पर्वतीय क्षेत्र ना होकर मैदानी क्षेत्र है। मतलब ऐसी नदी
जो पहाड़ी पठारी क्षेत्रों से ना निकलकर, पर्वतीय क्षेत्रों से ना निकलकर मैदान से निकलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोमती नदी। मतलब गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पर्वतों से ना निकलकर मैदान से निकलती है। मैदान का मतलब मैदानी क्षेत्र में स्थित फुल्लर झील से। और ये फुल्लर झील किस ज़िले में है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। और गोमती नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। जब आप जौनपुर क्षेत्र में जाएंगे, जौनपुर क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर पहले आपको ये दोनों नदियाँ मिलेंगी और यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपको और भी कई सारी नदियाँ मिलेंगी। यहीं पर हम देख लेते हैं, ये गाजीपुर के आसपास मिल जाती है गंगा नदी में। और गाजीपुर से पहले आपका कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये सभी के सभी ज़िले किस नदी के तट पर हैं? ये सभी ज़िले किस नदी के तट पर हैं? आपके गंगा नदी के तट पर। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कंप्लीट होती है। और उत्तर प्रदेश की सीमा कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमको एक नदी और देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बाद गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। और ऊपर हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो देश है, ये देश कौन सा होगा? देश है आपका नेपाल। देश कौन सा है? नेपाल है। और ये नेपाल बिहार के साथ भी बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। नेपाल में एक शिखर है और इस शिखर का नाम है गुरला मांधता शिखर। इस शिखर का नाम है गुरला मांधता शिखर। और यहीं पर एक हिमनद है जिसका नाम है मापचा चुंगी हिमनद। जिसका नाम क्या है? मापचा चुंगी हिमनद। और ये जो मापचा चुंगी हिमनद है, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी बिहार के छपरा ज़िले में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के छपरा ज़िले में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। और ये नदी कौन सी है? ये नदी है जिसको हम अपने भारत में या उत्तर प्रदेश बिहार में घाघरा नदी बोलते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सरजू नदी। इस नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सरयू नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि घाघरा नदी का नया नाम क्या है? सरयू नाम है, सरयू नदी है। और नेपाल में इसी नदी को किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में घाघरा नदी को हम बोलते हैं कर्णाली। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल में घाघरा को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे नेपाल में घाघरा नदी को हम कहते हैं कर्णाली नदी। और ये क्वेश्चन हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि नेपाल में घाघरा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। और इसी की कई सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक सहायक नदी है राप्ती नदी। एक सहायक नदी है राप्ती नदी। और इसी राप्ती नदी के तट पर स्थित है हमारा गोरखपुर ज़िला। राप्ती नदी के ही तट पर स्थित है गोरखपुर ज़िला। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो हमको बिहार मिलेगा। और बिहार में गंगा नदी से बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। जैसे नेपाल से आने वाली एक नदी है जो उत्तर प्रदेश बिहार के बीच सीमा बनाती है, जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी। दूसरी है बूढ़ी गंडक नदी। दूसरी नदी है बूढ़ी गंडक नदी। और तीसरी नदी जो है वो भी नेपाल से ही आती है,
और ये भी बिहार में आकर गंगा नदी से मिलते हैं और इसका नाम है कोसी नदी। इसका नाम है कोसी नदी। आप कोसी नदी से परिचित होंगे। कोसी नदी को ही हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में पानी की मात्रा बारिश के सीज़न में बहुत अधिक होती है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक हम कहते हैं कोसी नदी को। बिहार के बाद ये नदी थोड़ी सी सीमा बनाती है झारखंड के साथ, थोड़ी सी सीमा बनाती है झारखंड के साथ, और झारखंड में प्रवाहित होने के बाद ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल में। ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में असम से आने वाली एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। जिसका नाम क्या होगा, महानंदा नदी। इसका नाम है महानंदा नदी। और ये जो महानंदा नदी है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है, और यहाँ पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। जिसका नाम क्या है, फरक्का बांध। और यहाँ पर गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी नदी कहा जाता है। और फिर पश्चिम बंगाल के बाद यही नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में। तो यहाँ से हम पश्चिम बंगाल की भी सीमा समाप्त कर दे रहे हैं। उसके बाद ये नदी किस राज्य में किस देश में प्रवेश करेगी, ये नदी प्रवेश करेगी बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है, बांग्लादेश में जब गंगा नदी पहुंचती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा कहते हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से हम जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को हम कहते हैं पद्मा नदी। और फिर बांग्लादेश से ही आने वाली जो हमारी नदी है वो आकर इसमें मिलती है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बताया भी था। ये है हमारी जमुना नदी। और जमुना नदी का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से निकलती है तो उसको हम सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो उसको हम देहांग कहते हैं। असम में पहुंचती है तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर हम इसको कहते हैं जमुना। और यही जमुना आकर किस नदी में मिलती है, यही जमुना आकर मिलती है आपके पद्मा या गंगा नदी में। और फिर यही दोनों नदियाँ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, दुनिया का नदियों के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा। ये सुंदरवन जो डेल्टा है या किन नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है, हम कह सकते हैं गंगा नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। ये तो हमारे गंगा नदी तंत्र का सबसे उत्तरी सहायक नदियों का हिस्सा था। जैसे हम नदियाँ पढ़ते हैं तो मुख्य नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी, दक्षिणी तट की सहायक नदी, या दाएं तट की सहायक नदी, बाएं तट की सहायक नदी। तो यहाँ पर ये जो नदियाँ आपको दिख रही हैं सभी की सभी, ये गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियाँ हैं या गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। एक बार इसको आप पुनः समझ लीजिएगा। ये जो पंच प्रयाग हैं किस राज्य में पड़ेंगे, तो पंच प्रयाग पड़ते हैं आपके उत्तराखंड में। और पंच प्रयाग में हैं कौन कौन से, पहला है आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग और पांचवा है आपका देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हैं। और यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि कौन सा प्रयाग सबसे उत्तर में है, कौन सा प्रयाग सबसे दक्षिण में है,
या प्रयागों का नाम देकर आपको क्रम से पूछ सकता है, या प्रयाग देकर सामने नदियों का मिलान करने के लिए भी दे सकता है कि कौन सा प्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है, इत्यादि के बारे में। यहाँ पर आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। और यहाँ के बाद जब हम अगली टॉपिक शुरू करेंगे तो अगली टॉपिक हमारी होगी केंद्रीय उच्च भूमि, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, बुंदेलखंड का पठार, बांधेर खंड का पठार इत्यादि के बारे में हमको पढ़ना है। और फिर वहीं से हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी के जो दक्षिणी तट की सहायक नदियां हैं और यमुना की जो सहायक नदियां हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो आप इन चीज़ों को रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ से हम अगली क्लास में शुरू करेंगे गंगा नदी की दक्षिणी तट की सहायक नदियाँ और केंद्रीय उच्च भूमि। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था और गंगा नदी तंत्र में ही कुछ चीज़ें रह गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। गंगा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। गंगा नदी, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम कहेंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 2525 किलोमीटर। ये जो गंगा नदी है ये कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मतलब जो गंगा नदी है इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसका जो अपवाह क्षेत्र है यह कितने राज्यों में है, तो कह सकते हैं गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। देश की बात नहीं करेंगे, 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड, जहाँ से ये निकलते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा झारखंड और पांचवा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। पांचवा कौन सा है, पांचवा हमारा राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत में कितने राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो भारत के कुल 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। और यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस में है, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है आपके उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे कम लंबाई है झारखंड में। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, झारखंड में है। और यहाँ से जैसे आप लोग देखते होंगे कि गंगा नदी का जो जल है, गंगा जल है, लोग अपने घरों में भी रखते हैं। गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो गंगा नदी का पानी खराब होता क्यों नहीं है, गंगा नदी में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और ये जो जीव है एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये गंगा नदी के जल में पाया जाता है। गंगा नदी के जल में पाया जाता है या गंगा नदी में पाया जाता है, बात वही है, में पाया जाता है। और इस कारण से गंगा नदी का जल स्वच्छ रहता है, मतलब सड़ने नहीं पाता है। जैसे आप देखते होंगे कि पानी एक जगह रुक जाए या पानी खराब होने लगता है, लेकिन गंगा नदी का जो जल है
वो सड़ता नहीं है, वो ख़राब नहीं होता है। और उसका रीज़न क्या है कि इसमें एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये जो गंगा नदी है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो हमने अभी बताया कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस डेल्टा का निर्माण किया गया है। और ये जो डेल्टा है, इसका विस्तार भारत में भी है। और भारत के किस राज्य में है? भारत के पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है हमारा बांग्लादेश। दूसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार कितने देशों में है, तो देश की बात की जाएगी तो 2 देश में, और भारत की बात की जाएगी तो भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में है। ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इस डेल्टाई क्षेत्र में एक वन पाया जाता है जिसको हम डेल्टाई वन भी कहते हैं, या इसको हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। इसको हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण इस डेल्टा का नाम क्या हो गया? सुंदरवन का डेल्टा। और इसमें जो वन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मैंग्रोव वन। और ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पर जीवों के प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक है। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के, जाति प्रजाति के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ से हम गंगा नदी के बारे में देखें तो कई सारे सवाल और भी बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? तो गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था वर्ष 1985 में। गंगा एक्शन प्लान, जिसको हम गैप भी बोलते हैं, ये शुरू कब किया गया था? वर्ष 1985 में। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, उसमें परिवहन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो प्लान शुरू किया गया उसका नाम क्या था? गंगा एक्शन प्लान। और ये शुरू किया गया था राजीव गांधी के द्वारा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गंगा नदी है, इसमें कौन सा नेशनल वाटर हाईवे बनाया गया है? गंगा नदी पर नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट, नेशनल वाटर हाईवे फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं NWH1। NWH1 का मतलब है नेशनल वाटर हाईवे 1। और ये जो नेशनल वाटर हाईवे 1 है, ये किस नदी पर निर्मित है? ये निर्मित है गंगा नदी पर। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जो हाईवे है, ये प्रयागराज से पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हल्दिया। पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हल्दिया। प्रयागराज से हल्दिया के बीच जो नेशनल वाटर हाईवे शुरू किया गया है, ये भारत का पहला नेशनल वाटर हाईवे है
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जैसे आप देखते होंगे हाईवे NH1, NH2, NH3 इस तरीके से करके, तो ये आपका NWH1 है। और NWH1 का मतलब नेशनल वाटर हाईवे, राष्ट्रीय जल मार्ग। और ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये इलाहाबाद या प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। और अगर आपसे बात किया जाए कि गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट कब शुरू किया गया था, तो गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट शुरू किया गया था वर्ष 1985 में। और गंगा एक्शन प्लान सेकंड कब शुरू किया गया, तो गंगा एक्शन प्लान सेकंड की बात करेंगे, ये शुरू किया गया था वर्ष 2002 में। ये शुरू किया गया था वर्ष 2002 में। ये तो गंगा नदी तंत्र के बारे में कुछ विशेषताएं होंगी। और यहाँ से आपसे अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। और अगर आपसे बात किया जाए कि गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो राम गंगा नदी है, वो राम गंगा नदी उत्तरी तट की सहायक नदी है या दक्षिणी तट की सहायक नदी है, तो हम कह सकते हैं राम गंगा नदी उत्तरी तट की सहायक नदी है। गंगा की जो उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं, वो गंगा की बाएं तट की भी सहायक नदियां हैं। जो दक्षिणी तट की सहायक नदियां हैं, वो दाएं तट की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। और ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो हम दाएं तट की कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं दक्षिणी तट की, दक्षिणी तट की। और जो दूसरा है वो हमारा है बाएं तट की, या इसी को हम कह सकते हैं उत्तरी तट की। ये फार्मूला सभी नदियों पर लागू नहीं होगा, डिपेंड करता है कि नदी के प्रवाह की दिशा किधर है। अगर हम गंगा के हिसाब से देखें तो बायां और उत्तर एक साइड पड़ता है और दायां दक्षिण एक साइड पड़ता है। यहाँ पर हम पहले बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि अभी इसको हमने पढ़ा है। जैसे राम गंगा नदी, राम गंगा नदी। दूसरी हमारी नदी हो जाएगी गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी। और यही जो गंडक नदी है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन काल में इसका नाम था सदा नेरा नदी। दूसरी है बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। तीसरी अगली है हमारी कोसी नदी, कोसी नदी। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में मिलने वाली महानंदा नदी, महानंदा नदी। उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इत्यादि जो नदियां हैं, ये सभी नदियां गंगा के किस तट की सहायक नदियां हैं? ये सभी गंगा के बाएं या उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं। अगर हम दाएं या दक्षिणी तट की सहायक नदियों को देखें, तो जैसे एक आपकी है यमुना नदी। यमुना नदी क्या है? ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना गंगा की सहायक नदी है दाएं और दक्षिणी तट की। और आगे चलेंगे तो हमको पुनपुन नदी मिलेगी बिहार में, फल्गु या इसी को कहते हैं फाल्गु नदी मिलेगी, धद्दर नदी मिलेगी। और आपकी आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, ये भी आपकी गंगा नदी की क्या हैं? ये सभी के सभी गंगा नदी की दक्षिणी तट की सहायक नदियां हैं। जैसे एक नदी है यहाँ पर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी,
और जो हुगली नदी है ये गंगा की एक शाखा या वितरिका है। गंगा की ये सहायक नदी नहीं है, बल्कि हुगली जो नदी है जिसके तट पर कलकत्ता स्थित है, कोलकाता, ये हुगली नदी की क्या है, सॉरी गंगा नदी की एक शाखा है। ये गंगा नदी की क्या होगी, एक शाखा है जिसके तट पर कोलकाता स्थित है। ये जो सभी नदियां हैं, ये सभी नदियां, कुछ और भी छोटी छोटी नदियां हैं, आगे हम पढ़ेंगे दक्षिणी तट की सहायक नदियों में, तो ये सभी गंगा की दक्षिणी या दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ये तो हो गई हमारी गंगा की सहायक नदियों के बारे में। अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो पहले हमको पढ़ना होगा केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, और जब हम केंद्रीय उच्च भूमि को एक बार पढ़ लेंगे तो वहाँ से हमको समझ में आएगा कि केंद्रीय उच्च भूमि से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कहाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि में हमको पढ़ना क्या क्या है, किन किन पठारों को पढ़ना है। और यहाँ से जब हम पठारों के बारे में परिचित हो जाएंगे पठारों से, तो आगे हमको जब पढ़ेंगे इनका विस्तार, इनसे निकलने वाली नदियाँ, इनके ऊपर से होकर बहने वाली नदियाँ, और यहाँ पर इत्यादि के बारे में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं, जो भारत का सेंट्रल हाईलैंड है, जो भारत का सेंट्रल हाईलैंड है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, और इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं हमारा अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। दूसरा है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार जो कि स्थित है राजस्थान में। तीसरा है मालवा का पठार, और जो मालवा का पठार है ये राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। फिर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। फिर यहीं पर आपको मिलेगा, आप एटलस देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, बांधेर खंड का पठार। जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं आप इसको एटलस में ज़रूर देखिएगा, सामने एटलस लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो चीज़ें समझ में आएंगी और इंटरेस्ट भी आएगा। बांधेर खंड का पठार हो गया, बघेल खंड का पठार हो गया, उसके बाद आपका यहीं पर विंध्य पर्वत भी मिलेगा, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। ये जो सभी पर्वत और पठार आपको दिख रहे हैं ये सभी स्थित हैं आपके केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत। इसका हम अध्ययन करेंगे, और इसका अध्ययन करने के बाद जब इसको हम कंप्लीट अच्छे रूप से समझ लेंगे तो यहाँ के बाद जब हम गंगा के दक्षिणी तट की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे या यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आएंगी। आप इनको एटलस में खोजने की कोशिश ज़रूर करेगा, और अगली क्लास में यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझाएंगे फिगर बना के, और यहाँ से निकलने वाली नदियों के बारे में भी समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।